हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो कहानी शुरू होती है मेरे ड्रॉप ईयर से। क्लास 12 के बाद का ड्रॉप ईयर। नहीं नहीं नहीं, क्लास 12 के बाद तो मैंने ड्रॉप लिया ही नहीं था। मैंने ड्रॉप लिया था अपने प्रिपरेटरी के टाइम में। चलो कहानी बताता हूँ। तो बात ऐसा है कि मेरे फादर, मतलब मेरे पिताजी, वो बहुत ही बड़े ओवर थिंकर है। बहुत ही ज़्यादा मतलब सीरियस है, मतलब ऐसे मेरे बारे में सोचते रहते हैं। तो उनके दिमाग में क्या आया, ये वाला जो प्लान है कि अगर बच्चा प्रिपरेटरी ना पढ़े, मतलब ऐसा होता है ना कि प्रिपरेटरी फिर नर्सरी फिर केजी फिर वन। तो उनके दिमाग में आया कि बिना प्रिपरेटरी पढ़े एक छोटे स्कूल में इसको नर्सरी पढ़ाते हैं, तब जाके किसी बड़े स्कूल के नर्सरी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो क्लियर कर पाएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी नर्सरी की चीज़ें पढ़ रखी है। तो ये था उनका थॉट प्रोसेस। तो मेरा जो एजुकेशन शुरू हुआ वो हुआ बिना प्रिपरेटरी के डायरेक्ट नर्सरी क्लास से सर आइजैक न्यूटन स्कूल नाम के एक स्कूल से। बहुत ही लोकल स्कूल है, मतलब मेरे घर के पास ही है। मतलब मेरे बाहर निकलते ही मतलब वो स्कूल बंद ही हो गया। एकदम लोकल स्कूल, मतलब ऐसा पूरा। तो एक दो टीचर्स ही थे वहाँ पे, बच्चे भी कम थे, 10-12 बच्चे ही थे। तो सर आइजैक न्यूटन स्कूल में मैंने बिना प्रिपरेटरी पढ़े नर्सरी से पढ़ना शुरू किया। तो उस टाइम में मेरी जो माँ थी तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। मतलब अरे भाई नर्सरी का बच्चा है, मतलब फिर 3 साल का बच्चा है, चले तो। लेकिन ऐसे उंगली पे मार मार के बुलाती थी पेंसिल से। मतलब बात ऐसा था कि वो जो नर्सरी था उसका हाफ ईयरली एग्जाम में मैं सेकंड हुआ था। तो उसे वो मुझे मार मार के बुलाती थी। तो फिर फाइनल तक तो फर्स्ट हो गया प्रेशर की वजह से। उसके बाद वो नर्सरी क्लियर किया। अब बात आई कि एक बड़े स्कूल का नर्सरी का एंट्रेंस फोड़ना है। बड़ा स्कूल मतलब इतना भी बड़ा नहीं जैसे मतलब वो आप लोग जो सोच रहे हो। फाइनेंशियल भी डिफिकल्टीज है। तो मैं रहता हूँ गुवाहाटी रिफाइनरी के पास, और गुवाहाटी रिफाइनरी खुद अपना एक स्कूल चलाती है जिसको रिफाइनरी स्कूल बोलते हैं, रिफाइनरी हायर सेकेंडरी स्कूल, गुवाहाटी रिफाइनरी हायर सेकेंडरी स्कूल। तो वहाँ पे अभी नर्सरी में एडमिशन पाने के लिए वो लोग एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, रिटन टेस्ट। तो वहाँ पे टेस्ट दिया। ऑलरेडी मैंने नर्सरी की सारी चीज़ें पढ़ के रखे थे, तो टेस्ट में क्या ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पास हो गया और फिर रिफाइनरी स्कूल में आ गया। अब रिफाइनरी स्कूल में पढ़ते टाइम मेरी ज़िंदगी का पहला बड़ा जो ट्रेजेडी है वो हुआ 25 दिसंबर 2005 को। तो ये बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी था। तो उसके वजह से मेरा जो एजुकेशन है वो आउट ऑफ ट्रैक चला गया। मतलब मैं ऑलमोस्ट उसके बाद मतलब स्कूल जाना ही बंद कर दिया ऐसे। और नर्सरी क्लास में मतलब अगर एक दिन एग्जाम दे के आओ तो पास कर देते हैं। तो स्कूल जाना बंद कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया, वैसा हाल था। नर्सरी से तो निकल गया। उसके बाद आया तुम्हारा मतलब केजी का टाइम। तो फिर मेरे फादर ने अपना दिमाग चलाया। उन्होंने कहा कि केजी नहीं पढ़ते, सीधा क्लास 1 पढ़ते हैं, ताकि क्लास 1 के टाइम में जो भी बड़े स्कूल के एंट्रेंस है उसको क्लियर कर सके, ताकि क्योंकि क्लास 1 का चीज़ें ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है बच्चे ने। तो क्लास 1 के लिए फिर से लोकल लेवल पे स्कूल ढूंढना शुरू किया। हमारे घर के पास ही एक स्कूल मिला, इंडियन पब्लिक स्कूल। नाम इंडियन पब्लिक स्कूल है लेकिन काफ़ी लोकल लेवल का मतलब है वहाँ पे। मतलब तुम्हारा पक्का घर भी नहीं है, कच्चा कच्चा घर था वो स्कूल। वो जो नॉर्थ ईस्ट पे बेम्बू वाल्स से घर बनाते हैं, बेम्बू को काट के उसके सीट्स तैयार करते हैं और सीट को ही वाल जैसा यूज़ करते हैं। तो वो स्कूल वैसा था, मतलब काफ़ी छोटा और मतलब ऐसा थोड़ा सा यू कैन से नो इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उस स्कूल में मुझे क्लास 1 के लिए एडमिशन मिल गया। मैं तो था अपने ट्रेजेडी से उभर नहीं पाया था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब बकवास काम करता था स्कूल में। मतलब पढ़ाई नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो मैंने कुछ नहीं किया। तो उस क्राइसिस से बचने के लिए मतलब क्या क्या किया जाए। मेरे पिताजी टेंशन में आ गए। तो ढूंढते ढूंढते उनको एक मतलब टीचर मिला। उन्होंने सोचा कि मतलब वो तो घर में रह नहीं पा रहे थे, तो बच्चे को कौन पढ़ाएगा, एक काम करते हैं एक ऐसा टीचर दे देते हैं। तो वो जो टीचर थे उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उनका नाम था कुंजन सर। तो वो खुद तब मतलब कॉलेज में पढ़ रहे थे।
तो उनको भी मतलब थोड़ा सा आउटसाइड इनकम चाहिए था, तो वो मुझे पढ़ाने के लिए आए। उस टाइम तक मैं काफ़ी एक रेबलियस बच्चा हो चुका था, मतलब नहीं पढ़ना है मतलब नहीं ही पढ़ना है। उन्होंने बड़े प्यार से मतलब गोदी में बिठा के, मतलब ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से ये होता था कि आज नहीं पढ़ना है, ठीक है नहीं पढ़ेंगे, 1.5 घंटे तक सिर्फ बात ही करेंगे, कोई बात नहीं। ऐसे बहुत ही प्यार से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, तब जाके मैं थोड़ा बहुत पढ़ने लगा। वैसे मैंने वो इंटरमीडिएट स्कूल से क्लास 1 क्रॉस कर लिया, फिर आया असली क्लास 1 का टाइम। तो अलग अलग स्कूल्स के एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे थे, लेकिन एक बात थी कि फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी थी। तो मेरे फादर के पास बहुत सारे फॉर्म्स फिलअप करने के पैसे नहीं थे, तो मेरी जो मदर की एल्डर सिस्टर है उनसे 50 रुपये लिए और फिर महर्षि विद्या मंदिर नाम के एक स्कूल का फॉर्म फिलअप मतलब भरा, क्योंकि हमारे बजट में वही स्कूल आ रहा था। और उन्होंने कहा कि मतलब एक ही फॉर्म फिलअप करने का पैसा है, बाकी कोई और पैसा नहीं है, बस यही तुम्हारे पास चांस है, तुम्हें मतलब स्कूल में क्रैक करना है। हाँ, तो उस स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तब मैंने क्लास 1 के सीट पाने के लिए। सब कुछ अच्छा गया, एंट्रेंस एग्ज़ाम सब करेक्ट ही हुआ। एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था ऐसा देखिए कि कुछ व्हाट इज दिस, या फिर ये चीज़ भी नहीं था शायद, सिर्फ यही चीज़ था। तो मुझे लगा कि ये जो हम खाना बनाते हैं ना वो वाला बर्तन है, तो मैंने वो एसएमएस में लिख के आया था कि कढ़ाई है ये, लेकिन उन लोगों ने फिर बोला कि कढ़ाई नहीं है बोट है, तो काट दिया, तो वैसे में 1 में आया। तो 1 to 5 में पढ़ा महर्षि विद्या मंदिर राजगढ़ में, गुड स्कूल। एक दिक्कत है कि उस टाइम में कोई भी मतलब वहाँ पे ना ही कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता था, ना ही कोई मतलब ऐसा आउटसाइड को करिकुलर एक्टिविटीज होती थी, कुछ नहीं होते थे, वैसा था। तो वहाँ पे पढ़ते टाइम जैसे मैंने बोला कि मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक किया, फिर मतलब ही ट्राइज टू बी विजनरी रिगार्डिंग मी। तो बात ऐसा है कि उन्होंने मुझे 2010 में पूछा कि बोला कि नॉलेज इज पावर, तुम जितना ज़्यादा अपना नॉलेज बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा मतलब तुम्हारे लिए इन द फ्यूचर मतलब तुम्हारी फ्यूचर बेटर होता जाएगा। तो विजडम नाम का एक बुक होता था, अभी भी है। तो उन्होंने कहा कि विजडम नाम का एक बुक है, वो हर महीने आता है, मंथली मैगजीन है, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, अगर उसको पढ़ना शुरू करोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो फिर वो दुकान गए, उन्होंने पूछा कि बच्चे के लिए क्या पढ़ सकते हैं, तो दुकानदार ने 2 किताबें दी, एक था विजडम और एक था टेल मी व्हाई। टेल मी व्हाई एक मलयालम मनोरमा जो वो है पब्लिशिंग हाउस है, उनका मंथली मैगजीन है। तो टेल मी व्हाई क्या करता है, हर महीने एक पर्टिकुलर टॉपिक लेता है, उस टॉपिक के ऊपर 100 पेजेस का इतना छोटा सा बुक वो बना के बेचता है। तो वो 2 बुक लेके आए, बोला कि दोनों पढ़ के देखो, जो अच्छा लगे हम नेक्स्ट महीने से वही लाएंगे। तो फिर जो पहला विजडम मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, विजडम का क्या बात था, वो ब्लैक एंड वाइट है, तो एक बच्चे को ब्लैक एंड वाइट बुक पढ़ के अच्छा नहीं लगता है। तो मैं मतलब कि टेल मी व्हाई कलरफुल था। वो जो पहला जो टेल मी व्हाई का ये था मैगजीन था, वो था रोमन एम्पायर के ऊपर, दिसंबर 2010 का वो मैगजीन था। तो दिसंबर 2010 का वो रोमन एम्पायर पढ़ के बहुत अच्छा लगा भाई, इतने सारे कॉन्क्वेस्ट हिस्ट्री की चीज़ें पता चली, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें। उसके बाद 2011 का जनवरी का जो टेलिंग आया था वो था पोलर रीजन्स के ऊपर, वो पढ़ के और भी अच्छा लगा क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े वेल्स, पोलर बियर्स, मतलब अलग अलग जानवर, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे डिटेल्स में लिखा होता है। एक एक पेज में एक जानवर को उठाते हैं, उस जानवर के बारे में देते हैं। तो मतलब उनका जो लिखने का प्रोग्राम था वो था कि क्वेश्चन होता है और फिर ऐसे आंसर फॉर्मेट में देते हैं टेली में। तो वो मैंने पढ़ना शुरू किया। ये चीज़ बाद में बहुत काम आई, मैं तुम्हें बताऊंगा। और एक चीज़ है, मैं जब क्लास 1 में था तब मैंने जिंदगी का फर्स्ट एनसाइक्लोपीडिया पढ़ा, मतलब बुक फेयर गया था, वहाँ पे एक एनसाइक्लोपीडिया दिखा स्पेस के ऊपर। तो मुझे अभी भी याद है, मतलब वो पिक्चर्स बहुत अच्छे थे। तो फिर बुक तो एक ही खरीद पाते हैं, मतलब फाइनेंशियल रीजन की वजह से, तो वो मैंने पापा को बोल के खरीद लिया। फिर आके उस दिन
मतलब हमारे घर में टीवी में सिर्फ DD1 चलता था, डीडी नेशनल। तो डीडी नेशनल पे वेलकम फिल्म दे रहे थे। तो वो टीवी में वेलकम चल रहा है और मैं हाथ में पकड़ के वो बस पिक्चर्स देख रहा हूँ इधर उधर। देखते देखते मेरा मतलब बहुत अच्छा उसमें क्यूरियोसिटी आ गया। तो वेलकम फिल्म जब खत्म हुआ, मतलब संडे था, दोपहर को 12 बजे से 3 बजे तक वो फिल्में दिखाते थे डीडी नेशनल में। आजकल पता नहीं दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। तब वैसा था कि फ्राइडे को रात को 9:30 से फिल्म दिखाते थे, सैटरडे को 9:30 से दिखाते हैं और संडे को दोपहर को 12 बजे से दिखाते हैं। तो वेलकम देखने के बाद उसी दिन मैं सोया नहीं। मुझे सोना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं रोज़ सोता हूँ। सोया नहीं, बस वो पढ़ता रहा। तो उससे मेरा शुरू हुआ एस्ट्रोनॉमी के लिए जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, यू कैन से, और मतलब जो है पैशन है, वो एस्ट्रोनॉमी का पैशन, वो क्लास 1 में वो एनसाइक्लोपीडिया से शुरू हुआ। तो ये रही बात बुक्स की। एक बात है, मेरे फैमिली में जितने भी लोग हैं ना, मतलब बाकी सब वैसे लोकल लेवल में ही हैं। मेरे एक भैया है जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए एजुकेशनली। तो वो भैया जो थे मेरे मदर्स साइड से थे, तो वो पढ़ते थे NIT में। तो NIT सिलचर से उन्होंने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में। तो मेरे फादर मुझे बोलते रहते थे कि भाई NIT में पढ़े हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट है, कितना बड़ा कॉलेज में सीट मिला है उसको। भाई मतलब मेरे फादर तो उसको मतलब ऐसा भगवान की तरह देखते हैं कि भाई इतना बड़ा इंस्टीट्यूट में सीट मिला है, भाई भगवान है। मैं बोलता हूँ कि क्यों क्यों भगवान है, मतलब फिर मेरे पापा बोलते हैं कि बहुत बड़ा बात है वैसे इंस्टीट्यूट्स में सीट पाने के लिए। मतलब तुम्हें अगर ज़िंदगी में मतलब कहीं भी ऐसे नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स में सीट मिल जाए तो फिर मतलब आ, अच्छा है, मतलब ज़िंदगी से बोल रही है, मतलब ये कैसा बात है। तो वैसा हुआ, वो एक चीज़ है। तो जैसे ही मैं ये टेल मी हाई पढ़ रहा था, जैसे मैंने बोला कि मेरे फादर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, फिर बहुत विजनरी बनने की कोशिश करते हैं। तो इंडियन पब्लिक स्कूल में जो मैं पढ़ रहा था, जो छोटा सा स्कूल था हमारे लोकल में, वहाँ के एक हेडमास्टर हुआ करते हैं साकित सर। तो साकित सर जो थे वो इवन दो एक छोटे स्कूल चला रहे थे, लेकिन ही वॉज वेरी टैलेंटेड। तो मेरे फादर मुझे उनके पास ले गए व्हेन आई वाज इन क्लास 3। तो ले जाके उन्हें बोला कि मतलब इसको आप मतलब जो चाहे वो सिखा दीजिए। ऐसा नहीं है कि स्कूल की बातें सिखानी है, आप जो चाहे वो सिखा दीजिए। तो साकिब सर थोड़ा सोचा और उन्होंने मुझे अपने अंदर ले लिया। तो सुबह को मतलब ज़्यादा था, मैं स्कूल शुरू होता था 8:30 को, तो मैं सुबह को ऐसे 6 बजे जाता था वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाया, मेंटल मैथ्स, लॉजिक एंड रीजनिंग। तो एक सीरीज ऑफ बुक्स दिया। वो बुक्स क्लास 8 तक मतलब कवर करती है, मतलब ऐसे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 ऐसे क्लास 8 तक है वो बुक्स। तब मैं क्लास 3 का था, वो मुझे वो कराने लगे लॉजिक एंड रीजनिंग इम्प्रूव करने के लिए। तो मैं वो करता रहा। तो क्लास 3 में रहते थे, मैं क्लास 8 तक वो लॉजिक एंड रीजनिंग बुक्स ख़त्म कर चुका था। मतलब क्लास 1 से 8 तक 8 बुक्स ख़त्म कर चुका था। उसके बाद वो मुझे मेंटल मैथ्स के कुछ चीज़ें ट्रिक्स सिखाने लगे थे। तो बाय द टाइम ऑफ क्लास 4 आई वॉज ऑलरेडी डूइंग स्क्वायर्स, क्यूब्स एट्सेट्रा, क्योंकि उन्होंने मुझे मेंटल मैथ्स में सिखाया था वो सब चीज़ें, शॉर्ट फॉर्म या फिर फास्ट करने के लिए क्या करना होता है। तो ये जो दो चीज़ें बनी ना, एक है टेल मी व्हाई, टेल मी व्हाई, और दूसरा है ये साकिब सर के अंदर लॉजिक एंड रीजनिंग और मेंटल मैथ्स वाली चीज़ें करना। ये दोनों चीज़ों ने मेरा ज़िंदगी बदल दिया। अगर कोई मुझे पूछे कि मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या है, तो मैं बोलूँगा साकिब सर के साथ बिताया हुआ वो 6 से 8 महीना था, जिस टाइम में मैं ये चीज़ सीखा। इमीडिएट कोई उसका इफेक्ट नहीं आया, लेकिन इन द फ्यूचर जाके उसका जो डिविडेंस है ना, वो बहुत ही मल्टीप्लाई, मतलब 100x डिविडेंस है उसका। मतलब इनिशियल टाइम पे इन्वेस्ट करने जैसा, बहुत कम वैल्यूएशन में इन्वेस्ट किया, फिर बहुत बढ़ गया। तो बात ऐसा है कि माई फादर वॉज एब्सोल्युटली राइट, द मोर नॉलेज यू गैदर द बेटर इट इज़ फॉर द फ्यूचर। जब वो नॉलेज ले रहे हो तब पता नहीं चलेगा कि वो नॉलेज कब काम आएगा।
बाद में जाके वो नॉलेज काम आता है। तो ऐसे क्लास 4 गया। तो जैसे मैंने बोला कि फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं था तो बुक्स ज़्यादा खरीद नहीं पाता था। तो क्लास 4 में मैंने स्कूल में जाके एक सिस्टम निकाला। तो मैं अपने फ्रेंड्स से बुक्स बोरो करना शुरू किया क्लास 4 में। फिर बोरो किया, कभी मैं अपना बुक्स भी उनको दे देता था। ऐसे मतलब एक कम्युनिटी बेस्ड, मतलब वो कल ये बुक लेके आना, मेरा ये बुक लेना, मैं तुमसे ये बुक लूँगा, वैसा टाइप का। तो वो सब बुक्स में ऐसे वहाँ पे पढ़ने लगा। तो क्लास 4 की चीज़ें बहुत इजी होती है स्कूल में। तो स्कूल में मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं थी। तो फटाफट टीचर ने जो लिखा है तो ब्लैक बोर्ड पे वो सब लिख के फिर मैं ऐसे हेड डाउन करके, मतलब हमारा जो बेंचेस था, बेंच के नीचे इतना सा जगह होता है मर्सी में जहाँ पे तुम्हें बैग रखने का जगह होता है। तो मैं वहाँ पे ऐसे किताब को छुपा के पढ़ता रहता था। पूरा 4-5 महीने ऐसे ही बिताया। अच्छा टाइम था वो। लेकिन उसको यूज़ करने का कोई ऐसा मतलब जगह मिला नहीं, क्योंकि कोई ऐसा कोकरिकुलर एक्टिविटी या फिर कोई कंपटीशन होता नहीं था। तो ऐसे 5 चला गया और तब तक मेरे फादर का नया नौकरी लग गया। तो नया नौकरी लगा तो हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन भी इम्प्रूव होने लगा। तो 5 के बाद क्लास 6 में डिसाइड किया कि अभी एक बड़े स्कूल में एडमिशन लेना है। तो मैं पहले पढ़ा था महर्षि विद्या मंदिर राजगढ़ में। अभी नया स्कूल के लिए महर्षि विद्या मंदिर शिल्पपुरी डिसाइड किया, क्योंकि तब तक मैं बाई हार्ट महर्षियन बन चुका था। ये जो आइडियोलॉजी है, तो उस आइडियोलॉजी में मैं पूरा 100% बिलीव कर रहा था। तो महर्षि विद्या मंदिर शिल्पपुरी इज लाइक द ओल्डेस्ट महर्षि इन दिस नॉर्थ ईस्ट रीजन, इन द असम रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो बड़ा स्कूल है, उसके लिए एंट्रेंसेस दिया, पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आई थिंक 5 सीट्स थे उस टाइम पे, डायरेक्टली फर्स्ट रैंक से पास हुआ। तो वहाँ पे घुसा। तो अचानक से फर्स्ट टाइम के लिए बड़े स्कूल में आया। बड़ा स्कूल तो लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है चीज़ों में। लोग ड्राइंग कर रहे हैं, आर्ट कर रहे हैं, कोई मतलब गाने के लिए वो म्यूज़िक, कोई इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहा है, कोई कंपटीशन, मतलब ऐसे हर कोई कुछ कुछ कर रहा है। तो क्लास 6 में मैं घुसा। क्लास 6 में घुसने के बाद एक चीज़ पता चला कि इस वाले बड़े स्कूल में एक कंसेप्ट है, वो है स्टूडेंट ऑफ द ईयर या फिर बेस्ट स्टूडेंट जो अवार्ड है। तो वो बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं, ईयर की बात नहीं है, वो एक्चुअली बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड है कि कौन सा स्टूडेंट सबसे अच्छा वो कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो बेस्ट स्टूडेंट एक होता है जूनियर अप टू क्लास 6 और एक होता है सीनियर अप टू क्लास 12, मतलब 1 से 6, 7 से 12 वैसा। तो मैं 6 में घुसा। तो 6 में मेरे ही एक फ्रेंड को, मतलब तब तो मेरा फ्रेंड नहीं था, उसको बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला। तो मैंने जो वो सम्मान देखा कि भाई क्या बात है, वो बुला के मतलब अवार्ड दे रहे हैं। और सम्मान से ज़्यादा है पैसा, क्योंकि उसको मिले थे 5,000 रुपये स्टूडेंट बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए। और क्लास 6 के बच्चे के लिए 5,000 रुपये बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है भाई। 5,000 रुपये तो क्या कुछ नहीं हो सकता 5,000 रुपये में। मतलब मुझे 5,000 रुपये मिल जाए तो मैं मतलब सेक्स कर लूँ, क्या बात है। तो इसलिए वो देख के मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गया। और साथ में मतलब मेरे क्लास टीचर ने भी, क्लास 6 से जो मेरी क्लास टीचर थी, उन्होंने भी कहा था कि मतलब हाँ ये बंदा बेस्ट स्टूडेंट बन सकता है इन द फ्यूचर जाके, इसमें काबिलियत है। तो मेरे पिताजी ने भी मुझे बोलना शुरू किया कि हाँ तुम में काबिलियत है बेस्ट स्टूडेंट बनने का। तो क्लास 6 में मैं बड़े स्कूल महर्षि विद्या मंदिर शिल्पपुरी में घुसने के बाद मेरे मतलब दिमाग में ये एक मतलब आ गया कि हाँ बेस्ट स्टूडेंट बनना है। कैसे बनना है, वो क्राइटेरिया वाइटेरिया निकाला कि क्या चाहिए, नेशनल लेवल अवार्ड्स चाहिए बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए, तुम्हारा मल्टीपल अलग अलग डिसिप्लिन्स में वो होना चाहिए, अचीवमेंट्स होने चाहिए, फिर एकेडमिक्स तो ऑफकोर्स चाहिए ही। तो ये सब मैंने देख लिया। तो फिर वैसा मतलब एक दिमाग में सोच लिया कि ठीक है बनना है। तो 6 से लेके 10 तक जो मेरा क्लास 6 से लेके 10 तक का जो मेरा समय है वो बहुत ही अच्छा गया, क्योंकि इस स्कूल में मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस मिले टू प्रूव माई सेल्फ। मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है इस स्कूल में कुछ करने का।
तो बहुत अच्छा समय चल रहा था, मैंने बहुत सारे फील्ड्स एक्सप्लोर किए। मतलब क्विजेस में मैं घुस गया क्लास 7 से, मैं डिबेट्स में गया, स्पीचेस क्लास 6 से स्पीचेस में करना शुरू किया, एक्सटेम्पोर स्पीच, नॉर्मल स्पीच, साइंस प्रोजेक्ट्स करने शुरू किए, तो वो सब करना शुरू किया भाई। बहुत अच्छी जिंदगी थी, लड़कियाँ मिल रही थी। मतलब क्लास 6 में, क्लास 5 तक मैं नल्ला था, बिल्कुल ही नल्ला। लेकिन क्लास 6 से मुझे लड़कियाँ मिलना शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि अरे बाप रे भाई, यहाँ तो खेला हो गया। तो बढ़िया, बेस्ट जिंदगी, जो लड़की मांगा वही मिला, जो अचीवमेंट चाहा वो मिला, बोले नहीं। तो उस टाइम में मेरा पागलपन धीरे धीरे, जैसे कह रहा था, पागलपन भी बढ़ता जा रहा था कि बेस्ट फ्रेंड दिखना है। तो मैं उस चीज़ से कि इतना ऑब्सेस्ड हो गया था कि मतलब मुझे अपना क्लीन स्लेट मेंटेन करना है। तो मेरा जो मैंने मतलब स्कूल के टीचर्स या प्रिंसिपल के सामने जो पर्सनैलिटी रखी, वो था एक साधु संत की पर्सनैलिटी। तो मुझे चाहिए क्लीन स्लेट। जबकि मेरे दोस्त बोलते थे कि साला इसका असली पर्सनैलिटी अगर उनको पता चल जाए, प्रिंसिपल को पता चल जाए, तो उनको तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो उस वजह से मैंने अपना जो भी मतलब ऐसा रिलेशनशिप तरह से ऐसा है, सब कुछ सीक्रेट रखना, सही सीक्रेट रखने की कोशिश की। मतलब जो कि बकवास चीज़ थी, नहीं करनी चाहिए। तो एनीवे क्लास 10 तक पहुंचा। तो इस टाइम में क्या हुआ, जैसे ही मैं अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था, तो ऐसे अचीवमेंट्स भी आई। मतलब गूगल करने से मिल जाता है पूरा का पूरा, मेरे कुछ कुछ अचीवमेंट्स गूगल में हैं। बाकी क्विजेस में जीते, नेशनल लेवल अवार्ड्स, प्रोजेक्ट साइंस प्रोजेक्ट बनाना मैंने शुरू किया। एक नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कॉम्पिटिशन नाम का एक कॉम्पिटिशन रहता है, तो क्लास 7 में उस कॉम्पिटिशन में मैंने पार्ट लिया अपने वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स के साथ। वहाँ पे सिलेक्ट हो गया, स्टेट लेवल तक पहुँचा। स्टेट लेवल एक मैं मतलब ज़िंदगी में पहली बार के लिए मैं घर से बाहर गया स्टेट लेवल में जाने के लिए। 3 रात वहाँ पे रुका, वहाँ पे फ्रेंड्स बनाए, जो फ्रेंड्स बाद में जाके मेरे अच्छे फ्रेंड्स बने इन द फ्यूचर जाके। उसके बाद क्लास 9 में मैं नेशनल लेवल क्विज कॉम्पिटिशन के लिए महाराष्ट्र गया। फिर इसरो का नेशनल लेवल क्विज कॉम्पिटिशन जीता, वो महाराष्ट्र में नेशनल लेवल क्विज कॉम्पिटिशन फर्स्ट आया। फिर बहुत बहुत सारे मतलब अचीवमेंट्स किए, गुड लाइफ। फिर ओलंपियाड्स किए, बैक टू बैक ओलंपियाड्स, 6 से लेके 10 तक गोल्ड मेडल्स। तो कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं था, या फिर कंपटीशन कम ही है, तो वैसे ही जा रही थी जिंदगी। तो उस टाइम में क्या हुआ, मैं जैसे साइंस में घुस रहा था, तो सब लोग बोले रहे कि भाई बंदे में दम है, ये बंदा कुछ करेगा, ये कुछ करेगा, ये कुछ करेगा। सबको ऐसा लग रहा था, स्कूल में सबको ऐसा लग रहा था, मेरे पेरेंट्स को लग रहा था, घर वालों को लग रहा था ये बंदा कुछ करेगा। मुझे भी लग रहा था हाँ कर तो रहा हूँ अभी के लिए। तो मैंने अभी अपना रिसर्च करना शुरू किया क्लास अराउंड 8 से, कि कौन सा करियर सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने बोला कि क्लास 1 से मुझे एक फैसिनेशन है एस्ट्रोनॉमी के तरफ, वो स्टार्स स्टार्स के बारे में पढ़ना मुझे बहुत पसंद था। मुझे पता है वैसे मतलब बाहर की चीज़ें, बाहर के बुक्स, मतलब बाहर के बुक्स तो मैंने इतने पढ़े थे कि मतलब मेरे मदर ने थ्रेटन करना शुरू कर दिया था कि मैं बुक जला लूँगी। मतलब मैं वो स्कूल का बुक्स ऐसे लेता हूँ, उसके अंदर बाहर का बुक्स मतलब ऐसे छुपा के पढ़ता हूँ। तो मम्मी आते ही मैं पेज पलट लेता हूँ ताकि स्कूल वो बाहर का बुक ढक जाए और ऐसा लगे कि मैं स्कूल का बुक पढ़ रहा हूँ। तो वो करता था मैं। तो वो करते करते मतलब उन्होंने बोला कि जला लूँगी ये सारे बाहर के बुक्स, ऐसा हुआ। बहुत बार तो उन्होंने मतलब वो बुक्स मतलब छिपा दिए थे, फिर पता नहीं मिले भी नहीं मुझे कहाँ छिपाए थे, फिर 1 साल बाद मिलते हैं कि वो यहाँ छिपाए थे, वैसा है। तो ऐसा करते करते मैंने अपना जब करियर के बारे में थोड़ा डीपली सोचना शुरू किया क्लास 8 में। तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है तो ये एस्ट्रोनॉमी में ही करना है। तो उस टाइम में जैसे हर एक बच्चे का होता है कि एस्ट्रोनॉट बनना है, तो मेरे दिमाग में भी था कि हाँ एस्ट्रोनॉट बनना है। तो उसके बारे में रिसर्च किया, पता चला कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए चाहिए अच्छा विजन। और मेरा विजन है मतलब अंधा, बिल्कुल अंधे लोड़े से भी खड़ा, -7
है मेरा आईसाइट का पावर। तो मेरे भाई एस्ट्रोनॉट तो बनने नहीं वाला, तो एस्ट्रोनॉमर बनते हैं। तो फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि एस्ट्रोनॉमर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो रिसर्च करने के बाद मुझे, मैं उस टाइम में कोड़ा ही मेन मतलब रिसर्च का वो था, जो मेन सोर्स है वो था। तो क्योंकि उस टाइम में जो इंटरनेट का एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था इंटरनेट, 1 GB 2016 में जियो आया, ये सब तो 2015 की बात है। तो वो एक्सपेंसिव इंटरनेट में तुम ना ही यूट्यूब वीडियो देख सकते हो ना ही क्या कर सकते हो, खत्म हो जाएगा। मैं तो कोड़ा में मैं पढ़ा था, मैं कोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ा हूँ उस टाइम पे, क्लास 7-8 में। तो कोड़ा पढ़ते थे मुझे 3 फील्ड्स मिला, एक है इंजीनियरिंग फिजिक्स, एक है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एक है प्योर फिजिक्स। तो मेरे पास आ गई ये 3 ऑप्शंस कि इन तीनों में से किसी एक का फॉलो करना है। तो मैंने फिर इन तीनों के बारे में सेपरेटली रिसर्च करना शुरू किया। एक बात पता चला कि ये जो इंजीनियरिंग फिजिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के जो एरियाज है ना, वो बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाते हैं। मतलब इफ़ यू बिकम टू स्पेशलाइज्ड इन वन पर्टिकुलर थिंग, देन यू एंटर इनटू अ डीप होल। मतलब तुम्हें मैं समझा करूँ कैसे। तो बात ऐसे है कि अगर कोई बंदा एरोनॉटिकल इंजीनियर बन जाए ना, तो उसके पास करियर में 3-4 ही ऑप्शंस रहेंगे। या तो वो इसरो में एरोनॉटिकल इंजीनियर बन जाए, या डीआरडीओ में वो मिसाइल सिस्टम्स में काम करे, या फिर कोई ऐसे बड़े जो प्राइवेट कंपनीज है बोइंग या फिर बहुत बड़ी चीज़ है बोइंग वगैरह में, वहाँ पे काम कर सकते। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। सिमिलर इज द केस ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स। लेकिन जो फिजिक्स, प्योर फिजिक्स वाला जो करियर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर इन स्कोप है। ब्रॉडर इन स्कोप कैसे, तो उससे में मेरा ये जो लॉजिक था ना कि फिजिक्स में अंदर घुसने के बाद मैं कुछ भी बन सकता हूँ। चाहे तो मतलब एक लीगो नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उस टाइम में, लेजर इंटरफेक्टोरिटी ग्रेविटी, मैं नाम ही भूल गया उसका, लीगो का वो था ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर करने का एक प्रोजेक्ट, जो कि नासिक में तब शुरू हुआ। मतलब शुरू तो अब तक नहीं हुआ है पता नहीं क्या करें। मैं तब बचपन में मतलब मैंने देखा था, तो मैंने सोचा कि हाँ एंसर में भी हम कर सकते हैं एज अ फिजिसिस्ट। या फिर फिजिक्स के तो मतलब एकेडमी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट भी स्कोप है। और उससे बड़ी बात है कि फिजिक्स जो डिग्री लेने वाले बच्चे हैं उनको एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग जैसे मैकिन्से या फिर बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, इन सब कंपनीज में भी एक एग्जिट चांसेस मिलता है। या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैंने वो क्लास 8, 9, 10 तक वो पूरा सिर्फ रिसर्च करता रहा कि क्या करना है क्या करना है क्या करना है। तो उस टाइम में मुझे ये सब कॉलेजेस वॉलेजेस के नाम पे बारे में कुछ पता नहीं था। तो ऐसे रिसर्च करते करते मुझे मिला एक इंस्टीट्यूट का नाम, वो है IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तब जाके मुझे जिंदगी में क्लास अराउंड 10 में पहली बार पता चला कि ओ IIT इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट नहीं है। इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट एक्चुअली IISc है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। जितने भी रैंकिंग्स है, वर्ल्ड रैंकिंग्स में IISc का रैंकिंग बेस्ट IIT से भी ऊपर रहता है। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास से भी ऊपर रहता है। तो मैंने सोचा कि अरे बाप रे, ये कौन सा इंस्टीट्यूट है। इसके बारे में पढ़ना शुरू किया। इसके बारे में पढ़ के पता चला कि इसमें होते हैं सिर्फ 120 सीट्स, 30 मैथ्स, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायोलॉजी। फिर उसके बाद मुझे और एक इंस्टीट्यूट का पता चला जिसका नाम है IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो फिर मैंने ये रिसर्च के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। तो IISER के बारे में मैंने जब रिसर्च किया तो पता चला कि इंडिया में तो 7 कॉलेजेस है। ये इक्विवेलेंट मतलब IIT जैसे इंजीनियरिंग के लिए है बेस्ट, तो आईसर्स वैसे ही बेसिक साइंस रिसर्च के लिए है, मुझे पता चला। तो यहाँ पे घुसते कैसे है, तो पता चला कि उस टाइम में, अभी तक तो नहीं, उस टाइम में 3 रास्ते थे घुसने में। या तो JEE एडवांस में टॉप 10,000 रैंक्स लाओ, या फिर KVPI क्लियर करो। अभी KVPI बंद हो चुका है, उस टाइम में था किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। एक एग्जामिनेशन होता है जो क्लास 11, 12 और एक बार ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं।
तो या तो फिर KVPI क्लियर करना होता है या फिर ये लोग अपना खुद का एग्जाम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको बोलते हैं आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये सब मैंने रिसर्च किया क्लास 8, 9, 10 में। बाकी ना मेरी ज़िंदगी 10 तक बहुत ही अच्छी चल रही थी, कॉलेज ईयर्स तो थे ही, सब कुछ लड़की से लेके अचीवमेंट्स तक, मतलब ज़िंदगी में सब कुछ मिल रहा था। तो मैं भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि हाँ चलो ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। तो जैसे क्लास 10 में हाँ मैंने और एग्ज़ाम देखा, वो था NTSE, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। तो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में मतलब क्या होता है, अगर वो कोई बंदा क्लियर कर ले पूरे इंडिया में तो टॉप 100 के साथ, तो उसमें गवर्नमेंट उसको 2,000 रुपये पर महीना का क्लास 11 12 में पैसा देने लगती है, जो कि बढ़ के ग्रेजुएशन टाइम में आई थिंक 5,000 तक बढ़ जाता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में और ज़्यादा बढ़ जाता है, वैसा था। तो NTSE के लिए मैंने क्लास 10 में प्रिपेयर किया, वो प्रिपेयर किया दिया, स्टेट लेवल तो डायरेक्टली क्वालिफाई हो गया। जो नेशनल लेवल था, नेशनल लेवल में मेरा मार्क्स था 139, तो ये जो 139 मार्क्स था, कट ऑफ था 145। मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, तो कट ऑफ था 145, मेरा बस 6 मार्क्स के लिए मेरा स्कॉलरशिप डूब गया। आई थिंक असम में मेरा ये जो मार्क्स है वो सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि मैं बहुत लोग मतलब जो नेशनल लेवल एग्जाम जितने ने दिया मैंने बहुतों के साथ मतलब कॉन्टेक्ट किया और पूछा उनका मार्क्स, तो 130 के ऊपर तो कुछ नहीं है। मुझे 100% पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद असम का यही हाईएस्ट मार्क्स था, असम से किसी को मिला नहीं था NTSE में। तो वो 6 मार्क के लिए छूट गया, दुख हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, नेशनल लेवल का एग्जाम है, 6 मार्क के लिए छूट गया, कोई बात नहीं है। तो उस में जाते जाते तो 11 का टाइम आया, तो 11 तक मेरे दिमाग में ये आ गया था कि मुझे पढ़ना है आईजर में या फिर ISC मेन एम है, आईजर सेकेंडरी एम है। रियलिस्टिकली ISC में पाना प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, वेरी लेस। ISC में पाने के लिए वो 126 में या तो KVPI क्लियर करके पूछ सकते हैं, या फिर जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं ना, उसमें एक सिस्टम है स्टेम होने का, मतलब जो स्टेट बोर्ड में टॉप 10 रैंकर्स है उनको स्टेम करना बोलते हैं। तो उन वैसे ही जैसे असम का स्टेट बोर्ड से लेंगे टॉप 10 वालों को, फिर बिहार से लेंगे, फिर बंगाल से लेंगे, फिर कर्नाटक से लेंगे, पूरे ऐसे इंडिया से हर एक स्टेट बोर्ड में जो टॉप 10 में आते हैं उनको लेके उनके बीच में रिटन कॉम्पिटिशन होगा, उनसे ISC में सिलेक्शन मिलेगी। तो एनीवे क्लास 11 शुरू हुआ, सिर्फ आइजर के एग्ज़ाम के लिए तो कहीं पे कोई मिलता नहीं है कोचिंग, तो मैंने फिर समझा कि JEE का ही कोचिंग कर लेते हैं, उसी से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो JEE का कोचिंग करने के लिए कोचिंग ढूंढना शुरू किया, फाइनली ढूंढ के एक कोचिंग सिलेक्ट किया, साई विकास। मतलब साई विकास बनाया है गुवाहाटी में, कुछ तेलुगु टीचर्स आए थे, मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से, वो लोग आके उस टाइम में तो हाँ उस टाइम में था, तो वो लोग आके उन लोगों ने यहाँ पे साई विकास एस्टेब्लिश किया था। ये था एक इंटीग्रेटेड कोचिंग, मतलब स्कूल और कोचिंग दोनों वहीं पे होता है, कहीं पे और स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वहाँ पे मैंने कोचिंग में ले लिया। सुपर 30 नाम का उनका एक प्रोग्राम है, तो सुपर 30 में जो आता है उनका फ्री कोचिंग हो जाता है। तो मैंने उनका एंट्रेंस क्रैक किया, सुपर 30 में सिलेक्ट हो गया, मुझे फ्री कोचिंग मिल गया वहाँ पे, तो मैं घुस गया। फ्री में मिला माल कौन ही छोड़ता है, तो घुस गया तो घुस गया, कोचिंग करना शुरू किया। फिर क्लास 10 का रिजल्ट आया, क्लास 10 के रिजल्ट में मुझे 97.2% मिले थे। 97.2%। तो वो रिजल्ट जब आया तो मतलब स्कूल वाले भी बहुत खुश थे, ऑफकोर्स कोचिंग वाले भी खुश थे कि भाई 97.2% पाने वाला लड़का आया है। तो वहाँ पे मेरा सेक्शन जो था वो नंबर 1 वाला सेक्शन था, मतलब वहाँ पे हायरार्की होती है, जो सबसे बेस्ट है सुपर 30 वाले उनके लिए अलग से 1 बोल के, J1 बोल के, जूनियर 1 क्लास 11 में, और 12th में S1 सीनियर 1, फिर से 2 है, फिर 3 है। मतलब अगर तुम्हें उनके वीकली टेस्ट में अगर बुरा परफॉर्म करो तो तुम्हें 1 सेक्शन से नीचे डाल देंगे, फिर ऐसे मतलब ऐसे 6 तक है सेक्शन, तो अगर नीचे से अच्छा परफॉर्म करोगे तो ऊपर में ले आएंगे, वैसा का सिस्टम
है वहाँ पे, तो वो वहाँ में पढ़ता गया। लेकिन वहाँ का जो मतलब ये जैसे मतलब 11 में आया ना, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई। हेक्टिक हो गई मतलब बात ऐसा था कि मेरा सुबह 8 बजे से क्लास शुरू होता था, शाम को 4 बजे तक चलता था। उसके बाद मेरे बाकी अलग से कोचिंग भी दे दिए थे मुझे। तो फिजिक्स में मुझे दिया था एक रोनेन सर नाम के एक टीचर के पास, जो कि मतलब गुवाहाटी के बेस्ट फिजिक्स टीचर है, बहुत अच्छे फिजिक्स टीचर है। मैथ्स में रुपेश झा सर नाम के एक मैथ्स टीचर के पास दिया था, और केमिस्ट्री में एटॉम नाम का एक कोचिंग में दिया था। 1 महीने में मेरी गान फट गई। मतलब गान फट गई क्या, बच्चा मतलब सुबह से लेके रात तक, मतलब 4 बजे मेरा खत्म हो रहा है, मैं घर आ पहुँच रहा हूँ 5 बजे, खाना खा के दौड़ रहा हूँ मैं 6 बजे की कोचिंग के लिए। वो खत्म हो रहा है 6 या 6:30 का कोचिंग है, वो खत्म हो रहा है रात को 8:30 बजे को, मैं घर पे पहुँच रहा हूँ 9:30 बजे को। मतलब मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई। क्लास 10 का बच्चा जो मेरा जो हनीमून फेज था वो खत्म हो चुका। तो 1 महीने में मैंने गिव अप कर दिया। मैंने अपने पेरेंट्स को बोला, मैंने अपने फादर को बोला कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैं बाहर की कोचिंग छोड़ रहा हूँ, कोचिंग होगा साई विकास का। तो मैंने बाकी के कोचिंग छोड़ दिए, फिजिक्स का लेकर रखा, क्योंकि वो फिजिक्स वाले जो टीचर थे वो बहुत अच्छे थे, और साई विकास का बहुत बकवास था। मतलब बाकी के सब्जेक्ट भी नॉट दैट गुड, बाद में अच्छे हुए, मैं बताऊँगा। बट फिजिक्स वॉज रियली द वर्स्ट, कुछ नहीं आता था उसको। तो फिजिक्स का रखा मैंने। तो फिजिक्स का ऐसा था, मतलब वेडनेसडे को 4:30 से 6:30, तो वेडनेसडे को मैं डायरेक्ट साई विकास से बिना कुछ खाए बिना कुछ किए डायरेक्ट कोचिंग जाता था। 4:30 से 6:30 करता था, और फिर घर पहुँचता था 7:30 में। और फिर संडे को फिर आता था शाम को 6:30 से 8:30 तक फिजिक्स का। तो वैसे मैंने किया, केमिस्ट्री छोड़ दिया, केमिस्ट्री कोई अच्छा कोचिंग नहीं था, फिर मैथ्स भी कोई अच्छा नहीं था। तो वैसे मेरा क्लास 11 गया। अब क्लास 11 में बात ये आई कि जब तुम्हारा क्लास 11 के टाइम में अराउंड द मंथ ऑफ अगस्त या सितंबर, तो उस टाइम में आई गॉट वेरी सीरियसली इन्वॉल्व विद अ गर्ल, जिसकी वजह से द मंथ्स ऑफ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ऑल ऑफ दिस वाज अ ब्लिंक एंड मिस। और एक दूसरा भी एक रीज़न है, उस टाइम पे हमारा जो मैथ्स टीचर है उनका नाम था रामू कनकला सर, तेलुगु ऑफ कोर्स। तो उन्होंने भी बोला था कि जो भी वो वीकली टेस्ट, जो हर मंडे वीकली टेस्ट होता है, उसमें मैथ्स में 100 से ऊपर लाएगा उसको मिलेगा 400 रुपये, और 110 से ऊपर लाएगा तो उसको मिलेगा 500 रुपये। तो पैसे के लालच पे मैंने बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना बंद कर दिया, मैं सिर्फ मैथ्स ही पढ़ाई किया उस टाइम में। मतलब वो 4-5 महीने एक तो मैं गर्ल के साथ इन्वॉल्व था, दूसरा टाइम में वो तुम्हारा कॉन्टिन्यूसली मैं वो सिर्फ मैथ्स पढ़ रहा था, वो पैसे के लिए। पैसा अच्छा खासा कमाया मैंने, मतलब हर हर मंडे मुझे मिल जाता था, मतलब 116 120 में से। तब तो 120 मार्क्स का था एग्जाम्स, वे 100 मार्क्स के हुए थे। 116 110 115 ऐसा मतलब मैं स्कोर कर रहा था, तो अच्छा खासा था। तो बात ऐसा हुआ कि जो उस टाइम की वो 4-5 महीने में जो चैप्टर्स पढ़ाए हैं, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ईपीजीपी, फिर तुम्हारा प्रोबेबिलिटीज, उसके बाद तुम्हारा ये बाइनोमियल थ्योरम, ये सब्जेक्ट्स, ये जो चैप्टर्स हैं मैथ्स में, वो मेरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए। और उस टाइम में केमिस्ट्री में पढ़ा रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बेसिक से शुरू किया था। तो वो सब तो मैंने पढ़ा नहीं, तो मेरा ऑर्गेनिक गया पानी के अंदर। ऐसे आया क्लास 12। तो क्लास 12 तक वो जो रिलेशन का चीज़, रिलेशन भी नहीं बोल, मतलब ज़िंदगी में पहली बार धक्का लगा था मुझे। उससे पहले तो धक्का लगा ही नहीं, मतलब 5 तक तो मैं गुजर था ऐसे चीज़ों में, कभी कोशिश भी नहीं की थी 5 तक, दूर से देखता था। 6 से लेकर 10 तक बहुत अच्छा चला था, मतलब क्या बताओ, गोल्डन फेज बोला ना मैंने, मतलब इतने इतने सारी लड़कियाँ मिल चुकी थी अच्छी है। लेकिन 11 में आके वो मुझे पहला धक्का मिला, ज़िंदगी में पहला मेजर धक्का। तो उस धक्के के बाद मैं फिर से हिल गया। हिलने के बाद मतलब क्या हुआ, मैं संभाल
संभालने के लिए वो पहाड़ की किताबें फिर से पढ़ने लगे, थिंग्स अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, थिंग्स बुक्स अबाउट बॉडी लैंग्वेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एनीवे वो सब मैं बात के वीडियो में बोलूँगा। तो क्लास 12 में जब आया तो मुझे पता चला केमिस्ट्री का मुझे कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स पूरा हुआ है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो 12 का सिलेबस में जो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना इन डेप्थ हो जाता है, उसका मुझे कुछ नहीं आता। तो मैं केमिस्ट्री में पैनिक हो गया। फिजिक्स मेरा फिर भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब फिजिक्स में नेचुरली स्ट्रॉन्ग था। पहली बात तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है रोनन सर को, क्योंकि उनके अंदर मैं जो कोचिंग कर रहा था तो मेरा बेसिस फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया था फिजिक्स का। मैथ्स का मुझे सिर्फ ये नंबर्स वाले चीज़ें पता है, अरिथमेटिक वाली चीज़ें, लेकिन कैलकुलस और जो आपका ट्रिगोनोमेट्री या डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सब मेरा अच्छा नहीं था। लेकिन इधर ज्योमेट्री हो या अरिथमेटिक हो या अलजेब्रा हो, ये सब मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो केमिस्ट्री में मैं इसलिए तब मैं फॉलो करना शुरू किया, हमारे सबके सही थे अलग पांडे सर को। तो मैं जिस टाइम पे वो पढ़ने लगा था क्लास 12 में, वो था 2019 का ईयर। तो उस टाइम में अलग पांडे सर के बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स थे, 10,000 सब्सक्राइबर्स थे, मतलब एक वीडियो में 2000 व्यूज़ वैसे कुछ, मतलब बहुत कम लोग जानते थे। तो उनका मैंने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वो कैसे वो खुद पढ़ाते थे, वो खुद फिजिक्स पढ़ाते थे, वो खुद केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो उन्होंने मतलब एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो सब मैं देखना शुरू किया। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म वो थोड़ा बहुत सीखा, थोड़ा बहुत कंपेयर करने की कोशिश की। कंपेयर तो लास्ट तक हुआ नहीं, टाइम ही नहीं था 12th में, क्योंकि बाकी की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पढ़नी थी। तो ऐसे चलते चलते क्लास 12 में जनवरी अटेम्प्ट आ गया जेईई मेंस का। जनवरी अटेम्प्ट मेरा अच्छा गया, मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। फिर आया क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में ही मतलब देते ही एक चीज़ शुरू हो गया, कोविड। तो जिस दिन मेरा बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ उसके नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे ही मतलब कोविड का लॉकडाउन अनाउंस हो गया। पहले तो आई थिंक 14 दिन का लॉकडाउन बोला था। तो लॉकडाउन हो गया, तो जो अप्रैल का अटेम्प्ट थे वो कब होगा। तो लॉकडाउन बढ़ता गया, अटेम्प्ट पीछे होता गया। अप्रैल का अटेम्प्ट जाके मई गया, जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, ऐसे जाते जाते वो जो अटेम्प्ट थे वो सितंबर में हुआ, अप्रैल का अटेम्प्ट। ये पूरा लॉकडाउन के टाइम में घर में बैठे बैठे बकवास कर रहा हूँ, पढ़ तो रहा नहीं रहा हूँ। तो बकवास के टाइम पे आइजर एप्टीट्यूड जो टेस्ट है उसके बारे में थोड़ा सा प्रिपरेशन करना शुरू किया, क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा बायोलॉजी भी आता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो मेरे जेईई के कोचिंग या फिर उसके जो मैंने प्रिपरेशन किया उसी से हो जाएगी। जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी तो मैंने पढ़ा नहीं, तो मैंने बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया। तो बायोलॉजी में मैंने देखा कि बहुत बड़ा सिलेबस है, तो मैंने सिर्फ वही चैप्टर्स पढ़े जिसमें से मतलब मुझे स्कोर करने का ज़्यादा चांसेस है। जैसे इकोलॉजी वेरी गुड चांस, एनिमल फिजियोलॉजी वेरी गुड चांस। तो ऐसे मैंने टिक कर करके वो पढ़े थे, चैप्टर्स पढ़े, कुछ चंद चैप्टर्स, ताकि 4-5 क्वेश्चंस में करेक्ट करके। अब ऐसे रखते टेस्ट का ये वाला चीज़ है, जो बंदे मेडिकल के लिए प्रिपेयर किए थे ना, जो मतलब बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री से प्रिपेयर किए थे ना, वो लोग मैथ्स का थोड़ा बहुत पढ़ के मैथ्स का कुछ करेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग बंदे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पर मतलब इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन करते हैं, वो बायोलॉजी में थोड़ा बहुत पढ़ के बायोलॉजी में 3-4 क्वेश्चन तो राइट कर ही देंगे। एक वैसा सीनेरियो है वहाँ पे। तो वैसे करके जेईई मेंस का सेकंड वाला मतलब वो दिया अप्रैल का अटेम्प्ट, जो मतलब जाके सितंबर में हुआ। आइजर टेस्ट दिया जेईई मेंस का। फिर काउंसलिंग शुरू हुआ। काउंसलिंग में मुझे मिला एनआईटी, मतलब मैंने जो अपना प्रेफरेंस लिस्ट रखा वो था एनआईटी सिलचर में। तो मेरा जो रैंक था ना उसमें मुझे IIIT मिल रहा था एनआईटी सिलचर का, कंप्यूटर साइंस के अलावा बाकी सब मिल रहे थे ब्रांचेस। तो प्रेफरेंस ऐसा लिस्ट बनाना पड़ता है वहाँ पे जोसा काउंसिलिंग में। तो मेरे फादर ने कहा कि इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो सिविल इंजीनियरिंग ही पढ़ो, क्योंकि जो सरकारी नौकरी है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग जॉब्स, उसमें सिविल इंजीनियरिंग का ही सबसे बड़ा रोल है। तो जितने भी मतलब गवर्नमेंट जॉब्स हैं ना, अगर 100 इंजीनियरिंग के जॉब्स है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसमें से 95 तो सिविल इंजीनियरिंग, 90 से 95 तो सिविल इंजीनियरिंग ही आता है। बाकी के 5 मतलब तुम्हारा मैकेनिकल, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल वैसा होता है।
तो असम गवर्नमेंट में क्या है, ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स है जैसे इरीगेशन, पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, फिर ऐसा तुम्हारा पब्लिक हेल्थ, तो वो सब में सब सिविल इंजीनियर्स ही चाहिए, या फिर जीएमसी जो जीएमडी गुवाहाटी म्यूनिसिपल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो उन सब में सिविल इंजीनियर्स ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सिविल इंजीनियरिंग को सबसे ऊपर रखो, तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग को सबसे ऊपर रखा, राउंड 1 में ही मिल गया डायरेक्टली। तो मेरा रैंक तो इतना था कि बाकी सब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी ये कुछ भी मिल सकता था, ट्रिपल आई भी। तो सिविल इंजीनियरिंग का दिया, सरकारी नौकरी के चक्कर में वहाँ पे मुझे मिल भी गया। आईजेड की जो टेस्ट हुआ था अक्टूबर में, वो 2020 का, मैं कोविड टाइम की बात कर रहा हूँ। तो कोविड 2020 का जो अप्रैल है तब होने वाला था रिजर्वेबल मेंस सेकेंड वाला, और 2020 के अराउंड मई में होने वाला था आईजेड टेस्ट। हर एक चीज़ मतलब ऐसे पीछे जाता गया, तो अराउंड 6 महीने पीछे हो गए, तो अक्टूबर में हुआ आईजेड टेस्ट। आईजेड टेस्ट था, इसका रिजल्ट आने में काफ़ी देर हो गई। तो बात ऐसा हुआ कि तो मुझे तो ऑलरेडी मिल ही चुका था NIT सिलसिले में, सिविल इंजीनियरिंग में, तो मैंने वहाँ पे क्लास करना शुरू किया, क्लासेस शुरू हो गए थे वहाँ पे, ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ पे क्लासेस किए, पता रहा। ऐसे पहुँच जाते जाते मैं मिड सेमिस्टर एग्जाम्स तक पहुँच गया, मिड सेमिस्टर एग्ज़ाम दिया, तब जाके आईजेड एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट निकला, और रिजल्ट निकला तो फिर वहाँ पे मिल गया तिरुपति, मतलब 7 आइसर्स है, उसमें से तिरुपति में मुझे मिल गया। घर में बहुत खुशी का माहौल था, क्योंकि मुझे जिसमें चाहिए था उसी में मिला था। तो अभी बात है कि ये जो NIT में ऑलरेडी मैं पढ़ रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने जो 2.5 मंथ्स पर पढ़ लिया है, बीच सेमिस्टर एग्ज़ाम भी दे दिया है, यहाँ पे कंटिन्यू रहूँ कि आइजर में चला जाऊँ, अपना करियर मतलब अपने हिसाब से बनाने के लिए। तो मेरे लिए तो वो डिसीज़न बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, क्योंकि मैंने अभी तक इसी के लिए काम किया है, कहा गया रिसर्च, हाँ इसी के लिए काम किया है, तो मुझे यही पे जाना है, और मेरे फादर और मदर भी इसी से कन्विंस थे। तो मैंने छोड़ दिया NIT, मैं घुस गया आइसर तिरुपति में। यहाँ का जो कोर्स है इसको बोलते हैं BSMS, मतलब BSc जो होता है, जो नॉर्मली इंडियन के कॉलेजेस में दिया जाता है, वो एक 3 ईयर कोर्स होता है, 3 इयर्स में BSc कंप्लीट। जबकि BS जो है एक इंटरनेशनल लेवल का कोर्स है, जो कि 4 इयर्स का होता है। तो IISc में भी BS दिया जाता है, IISc में भी BS दिया जाता है। डिफरेंस ये है कि IISc में BS अलग से, MS अलग से है। तो 4 ईयर का BS, फिर मतलब MS, फिर तुम्हें अगर कहीं पे करना है तो 2 ईयर का करना पड़ता है, जैसे बाहर के जगह पे जैसे तुम जाओगे यूनिवर्सिटीज में तो 6 साल लगते हैं। इंटीग्रेटेड BSc MS मतलब इंटीग्रेटेड जो आईसीएस का सिस्टम है, उसमें वो 6 साल का कम करके 5 साल में कर देते हैं, BS और MS दोनों मिल जाता है। तो वहाँ पे मैं घुस गया। तो इसी वजह से मैंने NIT का सीट छोड़ा आइसर के लिए, क्योंकि मेरा बचपन से जो पाथ है ना, वो मैंने आइसर की तरफ मतलब मोड़ के रखा था, अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट से भी, और फिर रिसर्च के ऊपर भी, जो रिसर्च मैंने किया था उन सबको देख के भी, इसीलिए। तो ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू रखूँगा इन द फ्यूचर कि डिसीजंस कैसे लिए करियर के और कुछ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए,